नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, प्रोफेसर एट आईआईटी मद्रास, विजिटिंग फेलो एट सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज। अभी हमारी बात हो रही थी शो रिकॉर्ड करने से पहले कि एल्बर्ट जो बोलता है वो करता नहीं है और जो करता है वो बोलता नहीं है। उसी पॉइंट से शुरू करना चाहूंगी एंड आई विल गिव द लीड टू मेजर जनरल सर. This is regarding a breaking news about Tajikistan Airbase. Lot of clarifications were needed. वहाँ के जो दो बेसिस के बारे में बात हो रही थी, उसके साथ साथ बागराम एयरबेस, आहा मजा आ गया सर। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट, चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। तुम मतलब आज इस्लामाबाद में उन्होंने क्या इमरजेंसी ड्रिल अनाउंस की हुई है, लोग बड़े खुश हो रहे हैं। इमरजेंसी ड्रिल मतलब पाकिस्तानीज खुश हो रहे हैं। देखो हमने भी तैयारी कर ली। अगर आप ये नोटम पे नोटम पे नोटम लगाकर अगर आपने अटैक करने की सोची, मतलब दीज आर देयर वर्डिंग्स राइट इन देयर पब्लिक एरिना। अगर इन्होंने अटैक करने की सोची तो आज हम भी तैयार बैठे हुए हैं। पिछली बार की तरह नहीं होगा कि सुबह 4 बजे होगा, हम उससे पहले ही पिटाई करना शुरू कर देंगे। एनीवेज, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। लेट्स गेट स्टार्टेड सर एंड यू नो अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो मैं तो खास इसीलिए आपको इस टॉपिक के लिए बोला था क्योंकि जो आईनी एयरफील्ड है, जिसको आजकल घीसर मिलिट्री एरोड्रोम बोलते हैं, ये इसको रिपेयर करने का जिम्मा भारत ने लिया था और 20 साल का एग्रीमेंट था। 2002 में स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी ने ये साइन किया था। रुका हुआ था। मैं वहां 2003 नवंबर में, अक्टूबर में पहुंचा था और 2004 से फिर पूरा ये तैयार करके 2006 मैंने और एम्बेसडर ने ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट को हैंड ओवर किया था। कोई मिलिट्री बेस नहीं था। पहले बैकग्राउंड की, ये आईनी मिलिट्री बेस, एयरबेस जो है वो क्या है। ये लोकेशन तकरीबन 10-12 किलोमीटर दुशानबे, जो ताजिकिस्तान का कैपिटल है, उसके वेस्ट पे है। पुराना सिल्क रूट का एक विलेज है घीसर, वो घीसर के बगल में है, इसीलिए आईनी गांव का नाम है, इसीलिए उसको आजकल घीसर मिलिट्री एरोड्रोम कहते हैं। जब सोवियत यूनियन अंदर गया था अफगानिस्तान के, तब ये उनका बहुत बड़ा बेस रिपेयर डिपो था फॉर ऑल हेलीकॉप्टर्स, रोटरी विंग प्लेटफॉर्म्स। हेलीकॉप्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा उनका बेस रिपेयर डिपो था। फिर वो छोड़ छाड़ के चले गए, फिर टूट गया। मिलिट्री बेस रशियंस का है ताजिकिस्तान के अंदर। उनका एक 201 मोटराइज्ड डिवीजन है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत मतलब अच्छा काम किया था ड्यूरिंग द सीज ऑफ लेनिनग्राड। लोगों ने सीज ऑफ स्टालिनग्राड सुना है, सीज ऑफ लेनिनग्राड के बारे में ज्यादा नहीं सुना है। स्टालिनग्राड में सिविलियंस बहुत कम थे, सब निकल गए थे। मोस्टली फौज थे और जो सिविलियंस फौज की मदद कर रहे थे वो थे। लेनिनग्राड वाज फुल ऑफ फैक्ट्री, सारे सिविलियंस थे वहां पे। डिस्पाइट द सीज वो फैक्ट्री चलाते थे और काफी लोग मरे, स्टारवेशन से मरे, लेकिन कोई बच्चा नहीं मरा। कभी पढ़िए आप सीज ऑफ लेनिनग्राड के बाद। तो वहां से जो 41 डिवीजन, जो बाद में 201 मोटराइज्ड डिवीजन हुआ, वो लाके यहाँ पे रेस्ट एंड रिफिट के लिए रखा था दुशानबे। ये दुशानबे कैपिटल, वो सब काफी मेहनत से उन्होंने बनाया था। वो अभी भी है। वो उसके 2 ब्रिगेड है वहां पे। एक एयर विंग है उनका जो दुशानबे एयरपोर्ट में होता था, ये बनने के बाद वहां पे आ गया दुशानबे एयरपोर्ट खाली कर। और उसी के इर्द गिर्द अब उसको रशियन बेस बोलते हैं। उन्हीं का बेस है, हमारा कोई बेस नहीं। हमने क्या बनाया, क्या रिपेयर किया, टू बी प्रिसाइज, 1-2 बैरक्स पूरे रिपेयर किए थे, जहां पे हमारे बंदे भी रहते थे। जब
बीआरओ की टीम वहां पे थी और उसके बाद फिर उनको दे दिया था। आईनी की बात कर, देन एक जो मेन रनवे है उसको रिपेयर किया, जो पैरेलल टैक्सी ट्रैक है उसको रिपेयर किया, हार्ड स्टैंडिंग बनाया। फिर कोई एयरबेस चलाने के लिए आपका डेली सर्विसिंग स्टेशन होता है, जहां पे वो सर्विस करके चेक करके एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म सर्विस स्टेशन बनाया। एक इनका जो सोवियत एरा का जो अपना एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर था वो टूट चुका था, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बना के दिया। और हमारे बंदों के लिए रहने के लिए कंबाइंड मेस बनाया था, जहां पे वो रहेंगे और खाना खाएंगे। भाई साहब यही बनाया था और कुछ नहीं बनाया था वहां पे, यही था। ठीक है। एंड टेक्निकल टीम था वहां पे पूरा, अपना अपना इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पूरा सब डाल के रखा हुआ था, रनवे लाइटिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम, सारा कुछ लगा के वहां पे दिया था। ताजिकिस्तान को मेंटेन करना नहीं आता था, तो हमारे बंदे वहां पे उनको हेल्प, बेसिकली ओवरसीइंग द सस्टेनेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द एयर बेस एंड द टेक्निकल सपोर्ट, कि भाई जो कुछ भी रनवे है, आप जो भी एसीटी के अंदर सिस्टम्स लगाए थे। नवंबर 2006 को मैंने और एम्बेसडर ने ताजिक प्रेसिडेंट को ये हैंड ओवर किया। ओके, तो ये था एक्चुअल फैक्चुअल ऑन ग्राउंड। कोई जो कहता है कि एयरबेस था और एक पाकिस्तान की ये था वो था, कोई एयरबेस नहीं था, कोई जहाज वहां, हमारी एक भी जहाज नहीं थी बाय दी। ठीक है, वो 20 साल खत्म हो गया, फिर धीरे 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 आपने उसको वेकेट कर दिया, कि भाई तब तक आपने ताजिक्स को सिखा दिया था कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और रशियंस तो थे, देवर दी वंस हु वर यूजिंग दैट बेस। उनके जहाज अभी भी आप गूगल में चले जाओ, उनके जो फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट जो हार्ड स्टैंडिंग हमने टैक्सी ट्रैक के साथ बनाया था, उस पर खड़े दिखेंगे। इनका जो पीछे की तरफ उन्होंने अलग से कंक्रीट सा बना के उसमें अपने इग्लू टाइप शेल्टर्स बना के रिपेयर के लिए सारा कुछ जहाज के लिए फैसिलिटी उन्होंने बना के रखा। ओके, ताजिकिस्तान एयरफोर्स में ऐसा वैसा कोई जहाज नहीं है उनके पास। ये है आईनी का केस। दूसरा, लोग बोलते हैं कि हमारा फरखोर में एक बेस था। ना जी, इंडिया और रशिया, सोवियत यूनियन भी था, वी सपोर्टेड नदर्न अलायंस जो तालिबान के विरुद्ध लड़ रहा। ठीक है ना, तो फरखोर जो है वो बिल्कुल ताजिक और सोवियत यूनियन अपने सॉरी ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है, एक गांव है, वहां पे हमने इनका मेडिकल फैसिलिटी बनाया था फॉर ऑल दी नदर्न अलायंस पीपल हु गेट इंजर्ड इन बैटल, जिसको ट्रीट करें। एक पुराना डिलैपिडेटेड उनका टीबी हॉस्पिटल था, उसको रेनोवेट करके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम रन करते थे। हाँ, हमारे बंदे वहां पे होते थे, डॉक्टर्स और एमआई वाले जो इंट वाले थे वो रहते थे वहां पे, ताकि जो कैजुअलिटी होके आए उससे इंटेलिजेंस आप ले सकें। बेसिकली हॉस्पिटल चलाते थे। फिर जब अपना अमेरिकन और नेटोस अंदर गए तो वो बंद हो गया, क्योंकि अब उन्होंने हॉस्पिटल चलाना शुरू कर दिया, नदर्न अलायंस भी अंदर चली गई, सब खाली कर दिया था। ये हमारे एम्बेसी के बेसमेंट में इनके काफी यानी छोटे मोबाइल इक्विपमेंट टाइप थे, होते थे कि भाई कोई अटैक आ जाए तो हम शिफ्ट कर दें। तो एक्सरे, अपना ईसीजी मशीन, काफी ऐसे मशीन थे नीचे पड़े थे, उसको हमने चेक करा के ठीक ठाक करा के तकरीबन 2005 के एंड में फरखोर में जाके उसी हॉस्पिटल में दोबारा मैंने और एम्बेसडर गए थे, मैं उनको अकम्पनी करके गया था, वहां पे उनको वापस दिया था कि आप अपना हॉस्पिटल चला लो। क्योंकि जब हम थे वहां पे तो हमने काफी लोगों को ट्रेन भी किया हुआ था और उनके डॉक्टर्स भी अवेलेबल। तो लेट मी डिसअब्यूज द पीपल की ऐसे कि कोई बेस था, कोई बड़ा बेस था।
इंट पाकिस्तान का अभी आपको फिर भी मिलता है। मैं वहां पे 3.5 साल था, तो पाकिस्तान के इंट मिलने में कोई वो नहीं है कि आपको कोई बेस बना के बैठना पड़ता, उसकी जरूरत नहीं। समझने वाले समझ गए। अभी ये आर्टिकल सब छपने क्यों लगे? एक्चुअली अ ट्विस्ट टू गिव यू एन एंटी फेस। क्यों लोग इसके ऊपर आर्टिकल क्यों नहीं लिखे कि इमीडिएटली आपका जो टेक्निकल मिशन था काबुल में, वो एम्बेसी क्यों बन रहा है? ऐसी क्या आन पड़ी कि अब आप एम्बेसी बना रहे हो? आपने अभी भी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, बट एम्बेसी बना रहे हो। रशिया ने तो रिकॉग्नाइज करके एम्बेसी बनाया। हुआ क्या? तालिबान और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा है। इनके पास भी एक एयरबेस है बहुत बड़ा, बगराम। सोवियत यूनियन के टाइम में जब ये अंदर आए थे, ये मेन बेस था इनका, जहां से पूरा सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के ऊपर एयर ऑपरेशंस कराता था। ठीक है, बगराम एयरबेस। जब अमेरिकन अंदर आए, उसको और एक्सपैंड कर दिया, 2 रनवे बना दिए, हॉस्पिटल बना दिया, काफी चीज बनाए वहां पे उन्होंने, उनके रहने के उन्होंने बनाया, आप उनके रहने के मुताबिक। तो इनका जैसे यहाँ पे रोटरी विंग और फिक्स्ड विंग दोनों जहाज बहुत तादाद में होते थे। रोटरी विंग जाता था ताजिकिस्तान, बेस रिपेयर डिपो, मेंटेनेंस वगैरह के। जो फिक्स्ड विंग है उज्बेकिस्तान में बहुत बड़ा बेस है, अभी तो खाली पड़ा हुआ है, करशी खानाबाद। करशी और खानाबाद 2 जगह, उसके बीच में 333 हेक्टेयर पे फैला हुआ है। फिक्स्ड विंग का रिपेयर डिपो वो था, मेंटेनेंस वगैरह, जो बेस मेंटेनेंस के लिए जाना है वहां जाते थे, उड़ते यहां से थे। अब तालिबान को तो पता नहीं, आपको रिक्वेस्ट की, आपकी टीम जा चुकी है वहां पे, डीपीआर बन चुका है, मतलब गवर्नमेंट सहमति है यदि आपका एम्बेसी बन रहा है, ताकि एम्बेसी ओवरसी कर सके। जो टेक्निकल सपोर्ट आप दे रहे थे, वो जो आपके सप्लाईज वगैरह, ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज वगैरह जा रहा था, वही ओवरसी कर रहा। फाइनेंशियली उसके पास इतना पावर्स नहीं है एयरबेस को रिपेयर करके चलाने का। उसके लिए आपको एम्बेसडर की जरूरत होती है। एम्बेसडर चाहिए तो आपका एम्बेसी बना। अब पाकिस्तान तिल मिला रहा है, चाइना कूद रहा है, पाकिस्तान, ट्रंप उस्ताद तो बेहोश हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, मैं तो बगराम उनसे अपने लिए मांग रहा था, ये तो भारत फौज वहां पे बैठने वाली है। वो भी आप टेक्निकल सपोर्ट ही दोगे, मगर इंट वाले भी होंगे, क्योंकि लोकल्स के साथ बातचीत करके आपको इंट मिलेगा। आप उनको सिखाओगे कि किस तरह से एक मॉडर्न एयरफील्ड को कैसे मेंटेन करना, कैसे चलाना, फ्लाइट प्लान वगैरह कैसे बनता है। अब उन्होंने बोल तो दिया है कि अगली बार अब पाकिस्तान हम पे हमला करेगा, एयर से करेगा तो हम एयर से जवाब देंगे, तो एयर प्लान किस तरह से बनाते हैं, कैसे चलाते हैं, वो आप सिखाओगे। जब भी तो वो तड़प रहे हैं, यूएस तड़प रहा है, चाइना तड़प रहा है, तो आज आपको बोल रहे हो कि यार आप आईनी से भगा दिया, देखो चाइना, यूएस और रशिया का प्रेशर आया, घंटा यूएस का किसी का प्रेशर आया। आपका यार जो 20 साल का आपने एग्रीमेंट साइन किया था वो खत्म हो गया। अब आपको उसकी जरूरत नहीं है किसी को प्लेस करने की। हाँ, जहां तक मेरा अंदाजा है, जरूरत पड़ने पर आप उसको इस्तेमाल आज भी कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। जैसे जब आप तालिबान यहाँ आया था, हमने अपने बंदों को इवैक्यूएट कैसे किया था, वो आई नहीं गए, फिर वहां से दुशानबे से फ्लाइट पकड़ के आए। तो आपको किसी चीज के लिए यूज करना है वो तो मिलेगा। देखो, कोई एयरबेस अगर बनता है ऐसे नहीं बनता। आपको एयरबेस बनाना है, आपको अपने फिक्स विंग जहाज रखने हैं, उसके लिए आपको तेल चाहिए, उसके लिए आपको एम्युनिशन रखना है, एम्युनिशन के रोटेशन होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप एम्युनिशन रखते हो उसका एक लाइफ होता है। ताजिकिस्तान के पास कोई तेल नहीं,
तेल या तो आपको उज्बेकिस्तान नहीं तो रशिया से लाना पड़ता। उन दिनों उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान का तो 36 का आंकड़ा था, ठीक है। और सो दैट वाज द इशू। जो ये है हिस्ट्री आईनी का। टेक्निकल टीम था, हाँ, हमारा ट्रेनिंग टीम आज भी है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में हमारा आज भी ट्रेनिंग टीम है, जो उनका जो एक लिसियम बोलते हैं, मतलब स्कूल जहां से बच्चे निकल के जाते हैं, मिलिट्री स्कूल है। तो लास्ट 2 इयर्स हम उनको इंग्लिश सिखाते हैं। वहां से लड़के सेलेक्ट होते हैं, एनडीए आते हैं। 10 मेरे टाइम में होते थे, सेलेक्ट करके एनडीए आते थे ट्रेनिंग के लिए। और उनका एक मिलिट्री इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी हमारा ट्रेनिंग टीम है, जहां पे हम उनको इंग्लिश सिखाते हैं। और वहां से ऑफिसर सेलेक्ट होके जो यंग ऑफिसर्स कोर्स, वेरियस बेसिक कोर्सेस वगैरह भी होते हैं, वो करते हैं। वो आज भी चालू है, वो बंद नहीं हुआ, वो बंद होगा भी नहीं, वो बंद होगा भी नहीं, वो है आपका, चलता रहता है। सो टू से कि भाई हाँ हम खाली हो गए, रशिया ने दबा दिया, चाइना, रशिया आप क्यों दबाएगा यार? रशिया आपसे दबाएगा ही नहीं। चाइना, चाइना का तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है वहां पे। क्या है, बहुत बड़ा एम्बेसी है उनका, नथिंग। दे डोंट ऑफर दे मेनी कोर्सेस और एनीथिंग, कोई जाता भी नहीं। रशिया जाते हैं, लेकिन नंबर 1 जहां आना चाहते हैं भारत। आज भी अपने एम्बेसी में जो अपने यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह में ट्रेनिंग पढ़ाई के लिए जो आते हैं, आप भीड़ देखना जब भी जाने का निकलता है कि इतने स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप में जाते हैं, फ्री पढ़ते हैं, वो भीड़ भड़का आता है यार अभी भी। तो टू से कि आहा ये हो गया वो हो गया, इन्हें वो जो आम लोग पता नहीं है। तो खास यही बता रहा था, कोई मिलिट्री नहीं थी मेरी वहां पे। जो दिल्ली में एमईएस है, जो एयरफोर्स का देखभाल करती है, उसके बीट में आता था ताजिकिस्तान एयरबेस। और वहां पे बेसिकली रनवे मेंटेनेंस, योर टेक्निकल जो सिस्टम्स थे वहां पे, उसका मेंटेनेंस एंड मैनेजिंग द एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, ये आप करते थे और उनको सिखाते थे। अब रशियंस है वहां पे, दे माइट टेक ओवर द एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, या ताजिक सभी सीख गए हैं वो, दे विल डू इट, दे विल डू इट। सो टू से कि रशियंस ने दबाव डाला, आपको जरूरत नहीं, अगर आपको जरूरत होता आप एक्सटेंड कर देते, and Tajik, neither the Tajiks nor the Russians would have minded. आप अपना एग्रीमेंट एक्सटेंड करते, क्योंकि इनके साथ तो काफी ट्राइपार्टाइट मीटिंग्स में अटेंड कर चुका हूं जब मैं वहां पे था। नोबडी वुड हैव सेड, बट आपको जरूरत नहीं है ना, बिकॉज यू हैव हैड 2021 के बाद से यू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद तालिबान। उस वक्त तालिबान के साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं था, अब आपके तालिबान के साथ अच्छा रिलेशन है। तो वो नहीं तो आप इधर आ गए ना, इमीडिएटली वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब आप पाकिस्तान के वेस्ट पे बैठोगे। एंड लाइक आई सेड, इन एन इमरजेंसी इफ रिक्वायर्ड दैट एयर बेस इज आल्सो अवेलेबल। तो उतना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? इमरजेंसी के टाइम की तो हेल्प चाहिए, बाकी तो हम हेल्प हर जगह ही। अब डर उनको ये है ना कि यार पहले अभी तो केवल ईस्ट में थे और नॉर्थ पे थे, अब नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में तो घिर गया। यूएस रो रहा है कि भाई मैं तो बगराम लेना चाहता था, यहां तो भारत आ रहा है। और चीन तड़पा हुआ है कि यार मैं तो उससे चूस के निकाल के सारे मिनरल्स निकालना चाहता था, यहाँ तो भारत तो सबका पत्ता साफ करके आगे निकल गया, ने एम्बेसी खोल दी, बगराम एयरबेस मिल रहा है, और क्या क्या मिल रहा है। वो कुनार पे जो अभी डैम बन रहा है वो भी आप बना के दे रहे हो। पाकिस्तान तड़प रहा है कि वो कुनार इज वन ऑफ द big tributaries of Kabul River, and Kabul River is one of the big tributaries of
अपना इंदस, उसके ऊपर ही आई थिंक उसके सारे ट्रिब्यूटरीज को मिला के 12वां की 13वां डैम है। मतलब काबुल रिवर का पानी अंदर जाएगा नहीं पाकिस्तान में, वो तो ओपन कह रहे। अब तो खुल के कह रहा है मुत्तकिल कि हम तो पानी जाने नहीं देंगे पाकिस्तान में, ये पानी हमारा है, हम इस्तेमाल करेंगे। अब कर लो बात। अब ये जोड़ो ना सब कुछ। और वो कहां पे बोला? भारत में आके बोला। पीओजेके पे भी यहीं से बोला। तो आप समझ लो कि भाई साहब जियोपॉलिटिक्स बहुत मतलब चुपचाप से खेलने वाला है, नहीं तो पत्ता काटने वाले बहुत बैठे। अब जब आपको पता है, आपने पत्ता खेल दिया है, दैट इज वेयर दैट प्लांटेड स्टोरी केम। 2000 बंदे पहुंच गए, ये वो नहीं 2000। तो डेट ने डीपीआर बना दिया, सबमिशन हो गई है, एंड द इंडिकेशन मेरे तरफ से, आई वोंट नो बट माय अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्ट हो गया, इसीलिए एम्बेसी बन रहा। एम्बेसी के पास पावर्स होता है, वो पैसे वगैरह फनल करके वहां पे देना, जो भी आप अभी कॉन्ट्रैक्टर को दोगे, जो भी आके करेगा वो, तो उसको पैसे देने होते हैं ना। तो वो एम्बेसी के पास पावर होता है, टेक्निकल मिशन के पास पावर नहीं होता। तो व्हेन यू जॉइन द डॉट्स यू रियलाइज व्हाट इज गोइंग। ये So basically that was a planted nude 2000 बना। ये ना, हाँ, एक तो प्लांटेड न्यूज था कि 2000 है। दिस वाज टू काउंटर दिस की वो दबाव में आके ताजिकिस्तान ने निकाल दिया आपको। दैट इज दैट वाज अ नैरेटिव प्लांटेड एंटी इंडियन। तो पढ़ के मेरे को बड़ी हंसी आई। फिर जब आपने कल बोला तो मैंने कहा चलो, आज सुबह बात हुई, कल से ही सोच रहा था मैं कहाँ इसका मतलब विश्लेषण दूं, क्योंकि ये तो वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं तो हर हफ्ते जाके देख के, प्रोग्रेस देख के, सारा कुछ देख देख के तैयारी करते थे, इसको पूरा बना के दिया है। एंड देन टू से कि भाई एक मिलिट्री बेस रशिया का है, मिलिट्री बेस हमारा नहीं, हमारा कोई मिलिट्री बेस नहीं। सर कोई हमारा बात नहीं, मतलब मुझे हमें उससे दिक्कत ही नहीं, नहीं कि यूज इज अवेलेबल for all assets, civil, military, all assets, the use is available. whenever we want to use it, वो available है तो it is as good Yes, as not yes, having yes, a person this yes, thing। yes. वो इम्पोर्टेंट है, जब हमें जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तान के लिए जरूरत पड़ेगी तो And क्योंकि उसके लिए बिकॉज रशियंस का भी आपको सपोर्ट है इस चीज पे। पीपल मे नॉट नो दी पुराना सोवियत यूनियन का जो इलाका है, अब तो खैर यूक्रेन तो टूट के अलग हो रहा है, बाकी ऑलमोस्ट ऑल दी एरियाज, दी एयर ट्रैफिक, ओवरऑल एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज रेस्ट इन मॉस्को। एंड सेंट्रल एशिया के लिए रीजनल हैज बीन शिफ्टेड टू कजाकिस्तान, but it still reports to Moscow. So clearances, regional clearance is cleared by Moscow. That is the kind of air traffic control that Russia still has over these areas. ये थोड़ा समझ लेना चाहिए कि हमारे जहाज जब रिपेयर कर रहे थे, सिस्टम्स ला रहे थे, तो हमारे जहाज आते थे, उसको सामान लेके आते थे भारत से। उनके पास तो था नहीं, सामान लेके आते थे। जो जब हमने उसके ऊपर टारमैक लगाया था, ऊफा करके जगह है रशिया में, वहां से बिटुमिन आता था, बिटुमिन की ट्रेन आती थी। तो सर अब ये जो क्योंकि ताजिकिस्तान बीइंग क्लियर्ड, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब ये जो बागराम एयरबेस है वहां पे क्या चल रहा है, और दूसरा काबुल एम्बेसी खुलने के बाद अब क्या रिएक्शन आएगा चाइना का, पाकिस्तान का और यूएस का? जी, कुछ नहीं रशिया कर सकते, क्या कर लेगा? रशिया तो है ओपन डिस एम्बेसी, रशिया ने एम्बेसी खोल दिया, यूएस और चाइना क्या कर लेगा? सी देखो, जब भी तो वो लोग बोलते हैं ना, सब यही बोलते हैं, जो पीयूष गोयल जी ने भी कहा था कि भाई कनपट्टी पे बंदूक रख के आप कोई ट्रेड डील नहीं कर सकते हमारे साथ। आपका ट्रेड डील अमेरिकन
हमारे बंदे बिके हुए हैं, वो ले लेता रहे, अभी ट्रेड डील हो गया, कभी ट्रेड डील हो गया। कोई ट्रेड डील नहीं होना यूएसए के साथ जब तक ये बकवास जो करता रहता है ना, ये अपना डोनाल्ड डक, जब तक वो बंद नहीं करता, और जितने एक्स्ट्रा टैरिफ वैरिफ लगाए सब निकालता नहीं है, और आप जो रशिया से ऑयल ले रहे हो आपको टारगेट कर रहा है, ये बंद नहीं करेगा, कोई ट्रेड डील नहीं होगी। आज लिख के दे रहा हूं मैं, एक भी नहीं होगा आपका। लोगों को पता नहीं होगा क्या घंटाप मारा है आपने कीथ स्टार्मर को। यहां से 120 बंदों को लेके आया, एग्रीमेंट वगैरीमेंट हो गया, क्लोज टू 500 बिलियन वाज द इन्वेस्टमेंट, 120 by our business houses and close to 300 billion with a B by India. वोट बैंक पॉलिटिक्स में जाके कश्मीर में एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे दिया पार्लियामेंट में। इंडिया ने सारे वोट डाले। इंडिया ने रातों रात कैबिनेट में मीटिंग हुआ, सुबह निर्मला सीतारामन ने बोल दिया सब बंद। केवल इंडिया ने नहीं, आसियान नेशंस में बोल दिया वी विल रिव्यू, कुछ नहीं आ रहा, कूंडा हो गया चाहे उनका। अच्छा, उसने फिर दबाव आया तो 2 दिन बाद अब मोदी जी को कॉल किया, उसे ये समझ नहीं आया, द कॉल वाज गोइंग लाइव, वीडियो कॉल था। ओह माय गॉड, सीरियसली? माफी मांग रहा था कि भाई मेरे आई वाज टेकन आउट ऑफ टर्न, लेट अस रिजॉल्व दिस डिप्लोमेटिकली, हमारी तो ये इकोनॉमी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी। मोदी जी कुछ नहीं बोले। जब बोलना खत्म किया, बोलते Mr. Prime Minister, you must realize any statements that you give in your parliament has equal and opposite reactions. Thank you very much. ठक, खत्म। लातें पड़ रही हैं उसको, उसके जूनियर मिनिस्टर्स 1 by 1 सब रिजाइन करके जा रहे हैं कि इसके साथ अगर कैबिनेट में रह गए तो हमारा तो री इलेक्शन खत्म, चैप्टर क्लोज कीथ स्टार्मर का। इसका भी यही होगा, कोई आपने डील नहीं करना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑन हिज हैंड एंड एक बेवकूफी से सारे मिटा दिया। वोट बैंक पॉलिटिक्स कि भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। Yes, it came in the BBC and Al Jazeera also. Yes. खत्म हो गया, देयर नो बिजनेस, नथिंग। स्टूडेंट्स को क्वाइटली सबने मैसेज भेज दिया है, जितने भी अभी नए स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे एप्लीकेशंस विड्रॉ कर दिए, देयर इज नथिंग लेफ्ट विद हिम। इसके पास क्या मिलेगा? कुछ नहीं। बोलता रहेगा ये कि हाँ हाँ, अब ये बोल रहा है चाइना हो वी आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा, गुड फ्रेंड्स? ट्रेड वॉर तो तूने शुरू करी थी 2018 में। यू थिंक यू विल गेट एनीथिंग फ्रॉम चाइना? नथिंग। अब वो बोल रहा है अपने तरफ से मैं फेंटनील का जितना मैंने लगाया था 10% पे ला रहा हूं टैरिफ। यू थिंक चाइना इज गोइंग टू रेस्पॉन्ड? नो। तड़प इसको तब आई जब चाइना ने हमको बोला कि आपको जितने रेयर अर्थ और जो मैग्नेट्स चाहिए मैं दे दूंगा, प्रोवाइडेड दीज आर नॉट गिवन टू रशिया और टू यूएसए। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। आई नो बट हमारी कई कंपनियां हैं जिन्होंने एग्रीमेंट साइन करके एफिडेविट दे दिया कि हम तो यूएस को देंगे नहीं। मतलब ओपन है, आप यूरोप को दे सकते हो, बाकी संसार को दे सकते हो, यूएस को नहीं दोगे। जैसे वो हमारे खिलाफ करते थे पहले। हाँ, तो अब तड़प गया ना वो। अब यूएस तो इसीलिए तड़पा हुआ है। ओहो, ग्लोबल रेयर अर्थ के आई विल डील विद देम। ग्लोबल नहीं है, तेरा है। वो यूरोप को भी देने को तैयार है एज लॉन्ग एज दे डोंट गिव इट टू यूएस। अब इसने भी वही किया है, वंडरलियन। अब ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड ना, वो तो वोक ब्रिगेड की है कि सारा कुछ आपका एग्रीमेंट होने वाला था, उसने आपके ऊपर जो रशिया यूएस ने सैंक्शन लगाया था रोजनेफ्ट और लुकोइल के ऊपर, उसने भी डाल दिया। 7 कंट्री हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम देम, 7 countries. They have increased their and sanctioned everything on Russia. France, Netherlands, Portugal, Romania, Croatia, Hungary, Belgium, जहां पे बैठ के ब्रसल्स में बैठ के बात कर रहे हैं, they have increased it, their procurement of LNG from Russia. France has increased it after a statement 40%, Netherlands 72%, rest have increased it by 50%. और बोल,
ये तो हालत है अभी ईयू की। लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं क्या ईयू टूट जाएगा। सर वो जुड़ा हुआ कब था? ना इट इज एज अभी जुड़ा तक हुआ तो एज थे, पाकिस्तान, अब टूट रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर अभी पख्तून। आई थिंक मेलोनी अभी आ जाएगी मोदी के पास बात करने के लिए, बिकॉज एक्सट्रीम क्राइसिस हो रहा है उनके इकोनॉमी का। दे वर थिंकिंग कि ईयू डील हो जाएगा, इसके बाद तो ईयू डील होना नहीं है। और ये तो ट्रम्प की चाल थी कि आपकी ईयू डील हो रही है, मेरी डील नहीं हो रही है, तो उसको बोल दूंगा कि ये बोल दे, तो उसको पता है कि आप डील नहीं करो। और डील जैसे ही डिले होगा, मेरे को लगता है वॉन्डरलियन को भी निकाल देंगे। वो तो बगैर, यानी शी वॉज नॉट बीइंग सेलेक्टेड, ये तो मैक्रोन और एंगेला मर्कल ने जबरदस्ती करके उसको बैठाया। और फ्रांस ही ब्रेक ऑफ कर रहा है इनसे, क्योंकि अमेरिका चाहता है वो एलएनजी उनसे खरीदे। वो तो 4 या 5 गुना ज्यादा है, देयर इकोनॉमीज आर टैंकिंग। सो जो 3-4 कंट्रीज हैं जिसके साथ स्ट्रेट आपका डील हो जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, इटली आ जाएगा, ग्रीस आ जाएगा, साइप्रस आ जाएगा, बेल्जियम आ जाएगा, नेदरलैंड्स आ जाएंगे, ये तो आ ही जाएंगे आपके पास सीधे। ईयू को छोड़ के बोलेंगे कि हमारे साथ डील करके हम हमारे डील करो। सो इट इज ऑल दीज वेयर नैरेटिव स्टार्ट कि भाई तुमको, आपको फंसाने के लिए एट दी साउथ एशियन लेवल की नैरेटिव कर दो। देखो देखो देखो, यूएस, चाइना, रशिया भारत के विरुद्ध हो गया और लात मार के निकाल दिया ताजिकिस्तान से। तो ताजिकिस्तान में यू हैड नथिंग, एग्रीमेंट खत्म हो गई। एग्रीमेंट तो 2022 में खत्म हो गई थी, 20 साल के थे। कोई भी गूगल करके जाके पढ़ लो आप, आपको एग्रीमेंट भी मिल जाएगा, आपको ओपन सोर्स में एग्रीमेंट क्या था। एंड आप धीरे 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 उनको हैंड ओवर करके आप फॉर्मली आई थिंक ceremony would have been held sometime in May this year कि भाई, so now people are telling कि हो 2025 में। नहीं यार, एग्रीमेंट तो 2022 को लैप्स हो गया, आपको जरूरत नहीं थी। यू ऑलरेडी मेड योर प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक बार आपको प्रेजेंस आ जाता है तो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल गेट ऑन पाकिस्तान इज एनॉर्मस। बहुत तगड़ा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा अफगानिस्तान के। हम जब थे तो नदर्न आइलैंड अलायंस वाले थे, तो बहुत इंफॉर्मेशन आ जाता था वहां से, तो आराम से आता था। चाइना के ऊपर आपको मिलेगा, वहां से बहुत मिलता है यार, आराम से मिलता है। सो डोंट गेट वरीड कि अब चाइना, वो ताजिकिस्तान ने लात मार के निकाल दी। किसी ने किसी को लात नहीं मारा। यू स्टिल हैव अ ट्रेमेंडस प्रेजेंस आउट देयर। The main military presence is your DA and the training team which is there. वो ट्रेनिंग टीम कहीं नहीं जा रही, 2002 से है वो ट्रेनिंग टीम। 2002 नो 2000, हाँ 2002 से 4 अफसर हैं, 3 आर्मी के, 1 एयरफोर्स। वो काफी जाता है, ठीक है। तो दीज आर नैरेटिव्स, आपको समझना चाहिए, ताकि इसीलिए थोड़ा बढ़ा के आपको समझाया, ताकि क्लियर हो जाए कि भाई हो क्या रहा है इस इलाके में। आप इतना बड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, नो टाइम जो दिया हुआ है, एंड यू हैव अनदर एक्सरसाइज गोइंग ऑन ऑपोजिट बांग्लादेश, वहां भी नो टाइम दे रखा है। you're muted। सॉरी, नोटम पे नोटम चल रहा है। अरेबियन सी वो तो पाकिस्तान ने डर के अपना दे रखा है, नहीं नहीं मैं ये करूंगा वो करूंगा। ड्रिल, हाँ। उधर इधर अरेबियन सी, उधर बे ऑफ बंगाल, फिर उड़ीसा, ग्वालियर, उत्तराखंड में एक जगह एयरफोर्स की एक्सरसाइज चल रही है, देन आगरा के पास में चल रही है। आई एम लाइक, ये तो पूरे भारत में नॉर्थ ऑफ नर्मदा सिर्फ एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज। दिस एक्चुअली व्हाट पीपल हैव टू रियलाइज, ये टाइम होता है एक्सरसाइज का। ऑपरेशन, एक टर्म मुझे बता, ऑपरेशन अलर्ट मंथ। जो भी एक्सरसाइज, मेजर एक्सरसाइजेस होते हैं, तकरीबन एक ये टाइम होता है, और दूसरा अराउंड अप्रैल मई जब आपका फसल कटता है। यहाँ फसल कट चुका है,
पराली का जितना आग लगाना है वो सारा कुछ हो चुका है, अभी बोने में थोड़ा टाइम है, नेक्स्ट बुआई अभी होना है। तो दिस इज द गैप दैट यू गेट अबाउट 2-3 वीक्स, जिसके अंदर जो भी बड़े एक्सरसाइजेस वगैरह होने चाहिए वो करते हैं। एयरफोर्स भी करता है, आपकी नेवी भी एक्सरसाइज करती है, ग्राउंड ट्रूप्स एक्सरसाइज करते हैं, सारा कुछ होता है। देन यही सीजन आपका कैंपेनिंग सीजन होता है, तो जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है उनका जो बोलते हैं हम ऑप अलर्ट्स होते हैं, वी गो टू योर ऑपरेशनल एरियाज एंड चेक आउट एवरीथिंग, डिफेंसिव फॉर्मेशंस, अपने जो डिफेंसेस वगैरह को दोबारा जाके देखते हैं सब ठीक है कि नहीं, ऑफेंसिव फॉर्मेशंस रेकी पे निकल के जाते हैं। तो जब ये सब मूवमेंट होता है ऐसा मत डर, कई लोग होते हैं बोलते लड़ाई तैयार हो रही, these are all things that you do to be always ready to go to war at any time. True. और ये एक्सरसाइज में आप अपने बैटल ड्रिल्स वगैरह कर रहे हो, और ये जो हमारा आर्मी का सदर्न कमांड कर रहा है, इट इज अ ट्राई सर्विस। तो सदर्न कमांड का इलाका ऐसा है जहां पे आर्मी नेवी और कुछ एयरफोर्स, आर्मी एयरफोर्स और कुछ नेवी का भी आ जाता है फॉर एम्फीबियस लैंडिंग और ये सब करके एक्सरसाइज के लिए। वो डरा हुआ मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया था कि हम सर क्रीक के पास ये कर रहे हैं। डर का माहौल है। डर का माहौल है, बगराम में भी आ गए, यहाँ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उधर भी चले गए। उसके पास कुछ नहीं है अभी। उसके एयरफोर्स में तकरीबन अबाउट 30 से 50 के बीच में ही जहाज हैं जो ढंग के जहाज हैं, बाकी सारे पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, कोल्ड वॉर के जमाने के हैं। वो कितना उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, क्या करेंगे। तो J-10 है, थोड़ा J-17 भी जो नए वाले थोड़े आए हैं वो हैं, कुछ F-16 रिपेयर होके आ गए हैं वो है। अब लोग कहते हैं उसके ऊपर वे साइड वाइंडर मिसाइल दे दिया है 180 किलोमीटर का, अच्छी बात है यार, बट रडार जो एयरक्राफ्ट का है जिसके मदद से साइड वाइंडर टारगेट पे लॉक करेगा वो तो 100 किलोमीटर का ही है, कुछ तो 75 किलोमीटर का है। तो उसको 180 का भी दे दे, क्या फर्क पड़ता है, 75 के पहले तो लॉक ऑन ही नहीं होगा क्योंकि टारगेट ही नहीं देखा उसने। मिसाइल अलग से टारगेट देख के एयरक्राफ्ट को नहीं बताने वाला, एयरक्राफ्ट के रडार ने टारगेट को पकड़ के मिसाइल को दिखाना। तो समझा करो इन चीजों को, मतलब केवल 180 किलोमीटर दे दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा करंट रडार्स गो अप टू 150 जो एयरक्राफ्ट का है, और जो नया गैलियम नाइट्रेट बेस्ड गान ISR रडार है वो 200 से 250 किलोमीटर का रेंज है। तो जब आप अपना मिसाइल्स बनाते हो BVR का, कहते हो कि मैं अभी 200 के रेंज डालूंगा, तो आपके पास रडार होना चाहिए जो लॉक करके मिसाइल को वो बताए ना कि ये टारगेट है, फिर मिसाइल लॉक होके फायर होगा। अगर आपका जहाज का रडार ही 75 का है तो 75 के बाद ही मिसाइल को बोलेगा, वो चाहे उसके पास 180 का हो या 450 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो 75 के पहले मिसाइल फायर ही नहीं कर सकता क्योंकि देखा ही नहीं। तो ये बेसिक चीजें हमें समझ जानी चाहिए। कई लोग आर्टिकल लिख देते हैं, अरे देखो गेम चेंजर 180, गेम चेंजर होगा जब उसके एयरक्राफ्ट के रडार लंबे हो, फिर गेम चेंजर, उसके बगैर गेम चेंजर नहीं हो सकता। जी जी। सो डोंट वरी, आई नो आपके पास अभी भी है, आपको इमरजेंसी मैं यूज वही तो बोला, कोई बात नहीं, नॉर्मली लड़ाई आप के रखो, टाइम यूज करना हो, इट इज अवेलेबल। जरूरत के वक्त होना चाहिए सर, बाकी टाइम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत के वक्त आपके पास अभी भी है। जी, दैट इज द मोस्ट दैट क्रिटिकल इज लाइन। जस्ट प्रोटोकॉल, या इट्स जी ऑलवेज सब। जी। आप थैंक इधर भी जब हुआ था गाजा का, तब भी आप आईनी निकाल के लेके आए थे इजराइल से। आपका तो मैंने बोला था 2022 में खत्म हो गया था एग्रीमेंट, ये तो 2023 में आप ला रहे हो, एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, लैप्स हो चुका है, उसके बावजूद आप लेके आए। सो यू हैव टू, ये कड़ियां जोड़नी पड़ती हैं,
फिर निकल के आता है। कोई एक कड़ी से आप कोई इसका इन इंटरनेशनल रिलेशंस एक कड़ी से आप कोई तात्पर्य नहीं निकाल सकते। कड़ियों को जोड़ के फिर देखो, फिर उसको समझ के आप अपना तात्पर्य निकालिए कि इसका मतलब ये। जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। आईएनएल बेस पे ज्यादा परेशान मत होइए, हमारे पास ही है, इन द सेंस की जब जरूरत पड़ेगी, बाकी के टाइम पे देखिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, इन शॉर्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक ऐड कर देता हूँ। द ताजिक पीपल हैव नेवर फॉरगॉटन that the Pakistanis supported the militants there जो सिविल वॉर हुआ था वहां पे। जब ताजिकिस्तान टूट के अलग आया था, they had an Islamic Renaissance party which was supported by the Pakistanis and Taliban also at that time, Al Qaeda, and there was a brutal civil war 96 97. By the time I reached there, still some remnants were there. 2003. So the Pakistanis have always been on the wrong side of history, it looks like. Pakistanis are hated in Tajikistan. Tajik people love and support you full, and the government gives you full support. क्योंकि जब the government of Tajikistan had supported the Northern Alliance, you provided the medical service. यानी जब हम वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट देने गए थे यार, मेरी आंखें निकल गई थी। 10 गांव थे उसके आसपास which were dependent on that hospital. मैसेज चला गया था। The ambassador and me, we were received about 5 kilometers away from Farkhor. पूरा बैंड बाजा के साथ हमें लेके आए थे हॉस्पिटल में। हमने वो मेयर को डोनेट किया, 1-1.5 घंटा उनका अपना एक कल्चरल फेस्टिवल दिखाया, स्टेज पे बैठा के अपना कल्चरल गिफ्ट्स हमको दिए, खाना। देन वी वर लीविंग, वी वर टेकन टू दैट 5 किलोमीटर्स जाने के लिए और वहां से छोड़ा। ठीक है, because they still remembered, old ladies used to come and still remember that hospital looked not just after Northern Alliance, that complete area, that how many lives were saved because of that hospital of local people. ये चीजें लोग भूलते नहीं है आम आदमी। सही बात है, विश्वास वहीं से आता है, the trust builds up from there only. And all these selections that we used to do, जैसे हम करते थे for the army students and all, and the embassy used to do for the civilians, absolutely transparent. मेरिट के ऊपर बंदा जाता था, he could be anybody. अगर पॉलिटिकल हायरार्की या कोई हाई अप से दबाव आता था कि मेरे इसको भेजो, we used to seek additional vacancy. जो बच्चा मेरिट में जा रहा है उसका वैकेंसी नहीं तोड़ते थे, एक्स्ट्रा वैकेंसी लेके जाते थे। इसीलिए मतलब आप, जैसे मैं बोलता हूँ ना, जब आप सिलेक्शन करते हो कितने लोग आते थे। मैं एवरी टाइम सिलेक्शन हो जाता था एनडीए जाने के लिए, स्कूल जाता था, आईएमए जाने के लिए, वहां पे इंस्टीट्यूट जाता था, पेरेंट्स आके झप्पी पप्पी ले लेते मेरी यार, आंखों से आंसू होता था। दे वर नॉट फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज, बट दे न्यू दैट वंस द चाइल्ड गोज देयर उसकी जिंदगी बन जाएगी। और मेरिट पे बच्चा जा रहा है, पढ़ाई और मेरिट के साथ जा रहा है, कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है। एंड देन दे सॉ, एटलीस्ट वो 3.5 साल के टेन्योर में जो मैंने देखा था कि जो भी आता था प्रेसिडेंट के इससे, डिफेंस मिनिस्टर के इससे, इस रेलवे मिनिस्टर से, इससे उससे, कि भाई मेरे बच्चे को भेज दो, इसको भेज दो, बात करके एडिशनल वैकेंसी लेके भेजते थे। ये लोग भूलते नहीं है, कभी भूलते। तो अगर आप सोचो कि ताजिक ने आपको लात मार के निकाल दिया, ये बात याद रखो, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा। जितना अप्रोच एम्बेसी का और जो डीए होता है टू द हाईएस्ट लेवल राइट अप टू द प्रेसिडेंट, इंडियन एम्बेसी का और इंडियन डीए का जो है ना, किसी और डीए का नहीं है। इवन रशियन डीए डजंट हैव दैट मच अप्रोच बाय द वे, had direct access to the defense minister and the
presidential secretariat, one call, just one call, because of these things that we did. The ambassador also, one call, immediate. ये नहीं होता था कि कल आ जाना, ये कॉल किया, इमीडिएट निकल लो. सो दिल को थोड़ा दर्द हुआ था, लोग कह रहे थे कि अरे रे रे लात मार के निकाल दी. हाँ जी, सवाल ही नहीं पैदा होता. थैंक यू सो मच सर. कई ताजिक हैं who are in touch with me. अच्छा, मुझे छोड़े कितना साल हो गया, 18 साल हो गए. 2007 मार्च को मैं निकल के आया था वहां से. We are Facebook friends. फेसबुक फ्रेंड्स. जैसे ही लोगों ने देखा कि मैं फेसबुक में आया हूं तो फ्रेंड का आ गया था कि भाई एक्सेप्ट कर लो. हाँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया. थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.